गुड आफ्टरनून ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो ये फैमिली है इसका रिवीजन चल रहा है और इस फैमिली के जो पहले दो मेंबर्स इन्वेंट्री और डेटर्स मैनेजमेंट इसका रिवीजन हमने खत्म कर लिया है और आज हमें इस फैमिली का जो तीसरा मेंबर है कैश मैनेजमेंट इसका रिवीजन स्टार्ट करना है और एक बड़ा छोटा सा ही टॉपिक है। आज ही इसका रिवीजन शुरू करेंगे और आज ही ये खत्म भी हो जाएगा और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ जाए ना आईसीएसआई का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना और मतलब बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से आते हैं और आपसे बहुत ही आराम से हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये टॉपिक खत्म आज ही हो जाएगा, इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन और जो ये टंडन कमेटी है ना ये एक साथ ही कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है वैल्यूएशन, मतलब जो सीएमए में वैल्यूएशन टॉपिक है उसका रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे। और मुझे ना कई बार लगता है कि मैंने गलती करी पहले वर्किंग कैपिटल का रिवीजन शुरू करके, मुझे पहले वैल्यूएशन का ही रिवीजन शुरू करना था क्योंकि इतने मैसेजेस मेरे पास आए हैं बच्चों के, मतलब बच्चों ने इतना दिमाग खाया ना मेरा इस वैल्यूएशन का रिवीजन सर कब स्टार्ट होगा, चाहे वो किसी वीडियो पे कमेंट देखूं या मेरे पर्सनल जो इनबॉक्स में मैसेज आ रखे हैं उसको देखूं। मैं इसके ठीक बाद वैल्यूएशन ही करवाऊंगा और डेट भी आपको बता देता हूं 11 या 12 तारीख डिपेंडिंग अपॉन की वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन हमारा कब खत्म होता है। 11 या 12 तारीख को हम वैल्यूएशन का रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देंगे और जितने भी उसके प्रोबेबल एग्जामिनेशन एमसीक्यूज हैं वो मैं करवा दूंगा। देखो मेरा इंटेंशन भी क्लियर था, मैंने आपको प्रॉमिस किया ही था कि मैं वर्किंग कैपिटल भी रिवाइज करवाऊंगा और वैल्यूएशन भी करवाऊंगा। मुझे दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे तो पहले वैल्यूएशन या पहले वर्किंग कैपिटल मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा और मैंने आपको बताया भी था ये फैमिली एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। मैंने आपको सबसे पहले इसका वेटेज ही दिखाया था कि 7 से लेकर 12 नंबर तक का वेटेज है इस पूरी फैमिली का आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो 7 से लेकर 12 नंबर तक का अगर पेपर में आता है तो एक ठीक ठाक डिसेंट वेटेज है। नहीं तो चलिए फिर कोई बात नहीं, ये करते ही हम इसके बाद ठीक वैल्यूएशन करेंगे और मैं आपको आज तारीख भी बता दी 11 या 12 तारीख से हम वैल्यूएशन को स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कैश मैनेजमेंट इस टॉपिक का हम रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक में सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले ही यूज होने वाले हैं। अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिवीजन नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रिवाइज करना उसके बाद इसका रिवीजन करना, क्योंकि पूरा का पूरा ये रेप्लिका है, पूरी कॉपी है। किसकी कॉपी है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर अभी पढ़ने वाले हैं आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का। तो पहले वो अगर आपने कर रखा होगा तो आपको ज्यादा बेहतर यहां पर सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कैश की महिमा को लेकर मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूं सीएमए के पेपर में। अगर आपने मेरे साथ सारी रिवीजन करी है तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी रिवीजन अपलोड कर रखा है जहां पर हमने सारे एग्जाम के एमसीक्यूज किए थे। कैश को लेकर मैंने वहां पर बड़ी सारी बातें बोली थी। उसके बाद फिर हमने बजटरी कंट्रोल, अगर आपको टॉपिक याद है, वहां पर हमने कैश बजट्स भी पढ़े थे। बजटरी कंट्रोल में भी मैंने आपको कैश बजट रिवाइज करवाया है। बजटरी कंट्रोल का भी रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन एग्जाम एमसीक्यू के साथ यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और वहां पर भी हमने कैश को लेकर बात करी थी। अच्छा, जो मैं टॉपिक्स बोलता हूं अगर मान लो आपको ना मिले या तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि टॉपिक का नाम लिखिए और मेरा नाम साथ में लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मेरा नाम आपको नहीं पता तो इस चैनल का नाम मेरे नाम पे ही है, सीए मुकेश जसवानी, तो वो आप टाइप करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हम क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसके नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कैश मैनेजमेंट की। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस टॉपिक का बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखोगे कनेक्शन है किसके साथ? इन्वेंटरी मैनेजमेंट के साथ। तो जब मैंने आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करवाया था तो वहां पर हम रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम रॉ मटेरियल को ऑर्डर करेंगे तो हमारी कुछ कॉस्ट लगती थी। कौन कौन सी? एक परचेज कॉस्ट लगती थी, दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती थी और तीसरी कैरिंग कॉस्ट लगती थी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कैश की। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? कैश की। और कैश के मैनेजमेंट में भी 3 तो नहीं 2 कॉस्ट लगती हैं। जैसे वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती थी, यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, वहां पर कैरिंग कॉस्ट लगती थी और यहां पर भी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। अब मैं थोड़ा सा और विस्तार में बात करने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। हम वहां पर जब हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि देखो हमें पूरे साल भर में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था हम पहले से ही उसको एस्टिमेट कर लेते थे। इस टॉपिक में हम क्या बोलेंगे? हमें पूरे साल भर में जो कैश चाहिए उसको हम पहले से ही एस्टिमेट करेंगे। सर कैश क्यों चाहिए होगा? अरे भाई कंपनी के हर महीने खर्चे ड्यू होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी पे होना, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, पावर का पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। पूरे साल भर में कंपनी को पता नहीं कितनी बार कैश चाहिए होगा तरह तरह की पेमेंट्स करने के लिए। इसका मतलब कंपनी की कैश की नीड तो है। पूरे साल भर की कैश की नीड को हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट में
पूरे साल की रॉ मटेरियल की नीड को एस्टिमेट किया था। यहां पर किसको एस्टिमेट करेंगे? पूरे साल भर की कैश की नीड को एस्टिमेट कर देंगे, और जिसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। कॉर्पोरेट को सोचें या अपने घर में ही सोच लिए, अगर आप अपने घर में भी देखते हैं तो आपको डेली बेसिस पर कैश चाहिए होता ना, घर के खर्चों के लिए। कभी घर में आटा लेके आना है, कभी चावल, कभी दालें, कभी सब्जियां, कभी दूध, कभी फ्रूट्स, मतलब बहुत कुछ आता रहता है। हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा ड्यू चलता ही रहता है। मतलब हमें कैश की नीड, चाहे घर के लेवल पे देखो या कॉर्पोरेट के लेवल पे देखो, कैश तो हमें चाहिए ही होगा। इसका मतलब कैश क्योंकि चाहिए होगा तो हम सबसे पहला काम तो क्या करेंगे? पूरे साल भर की जो हमारी कैश की रिक्वायरमेंट है उसको हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेंगे, जैसे हमने रॉ मटेरियल के चैप्टर में, मतलब इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या किया था? पूरे साल भर की एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को एस्टिमेट किया था। अब आप जरा सोचिए, जो मेरे पूरे साल भर में मुझे कैश रिक्वायर्ड है, मान लो कि सपोज मुझे पूरे साल भर में 12 लाख रुपए का कैश चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। पूरे साल भर में मान लो 12 लाख रुपए का कैश चाहिए, तो क्या मैं 12 लाख रुपए का कैश लेके बैठ जाऊं एक साथ? एक साथ पहले से बैंक से विड्रॉ करके बैठ जाते हैं 12 लाख रुपए लेके और देखते हैं चलो इसमें से खर्चा करते रहेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा 12 लाख रुपए अपने हाथ में रखूंगा तो वो पैसा आइडल पड़ा रहेगा, और आइडल पड़ा हुआ पैसा कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहा है। ये पैसा अगर आइडल ना पड़ा होके बैंक में पड़ा होता तो आपको उस पर कुछ रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता? इसका मतलब ये भी तय है कि हम पूरे साल भर की जो कैश की नीड है उसको एक साथ विड्रॉ करके नहीं बैठते। आप घर में भी देख लो अपने, पूरे साल भर में जो कैश चाहिए होता है, क्या एक साथ पूरा पापा पहले विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से और अपने पास कैश रखते हैं? नहीं करते ना ऐसा। हमें जितनी नीड होती है उसके हिसाब से हम विड्रॉ करते रहते हैं। मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी क्या करेगी? पूरे साल भर की जो एनुअल हमारी कैश नीड है, पहले वो एक तरह से एस्टिमेट करने के बाद, उसके बाद क्या करेगी कंपनी? अपने पैसों को, मतलब कैश को, हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखते हैं। किस में रखते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। कोई लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कोई कंपनी के म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद लिए, या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मतलब मैंने उसको इन्वेस्ट करके रख दिया, और जैसे जैसे मेरी नीड आती रहेगी मैं उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट करता रहूंगा। फिर से बोलता हूं, हम क्या करेंगे इस बार? हमने कहा भाई देखो, पूरे साल भर की जो हमारी कैश की नीड है हम पहले वो एस्टिमेट कर लेंगे, और उसको अपने हाथ में थोड़ी रखेंगे। हम क्या करेंगे? बैंक में जमा कर देंगे। मतलब बैंक में कह लो या किसी इन्वेस्टमेंट्स में हम उसको अपना पार्क कर देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी नीड आती जाएगी हम विड्रॉल करते जाएंगे। मैंने कहा पूरे 12 महीनों में 12 लाख रुपए का कैश चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा चलो ठीक है, एक साइज डिटरमिन कर लेते हैं कि कितना एक बारी में बैंक से विड्रॉ करें या कितना एक बारी में हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करें। हमने डिसाइड कर लिया कि हम जब भी ना हमें पैसा निकालना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को सेल करते जाएंगे। मतलब जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए हम अपने एक बारी में निकाल के लाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि 100-100 रुपए करके निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे 12 लाख एक साथ निकाल लेने। हमने कहा ठीक है, एक डिसाइड कर लेते हैं, 1 लाख रुपए हम एक बारी में निकाल लेंगे। ये जो हम एक बारी में 1 लाख रुपए विड्रॉ करके आएंगे ना, इसको बोल देते हैं लॉट साइज। क्या बोलेंगे? लॉट साइज। अब जरा इसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट से कंपेयर करो। हमारी जो पूरे साल भर की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती थी, हम एक बारी में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ऑर्डर करते थे। जैसे आपको वो आटे वाला एग्जांपल याद हो, 100 केजी पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट थी, तो हम एक बारी में 10-10 केजी करके लेके आ रहे थे, तो वो 10 केजी क्या था? ऑर्डर साइज था। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा इस बार हमारे पूरे साल भर की एक कैश की रिक्वायरमेंट है, इससे 12 लाख रुपए, तो हमने कहा एक बारी में ना 1-1 लाख रुपए करके विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने का मतलब जो अभी हमने जहां भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है 12 लाख रुपए की, हम उसको 1-1 लाख रुपए करके उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते जाएंगे जैसे जैसे हमारी नीड बनती जाएगी। ये 1 लाख भी हो सकता है, ये 50,000 भी हो सकता है, ये 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप लॉट साइज क्या रखना चाहते हैं। वहां ऑर्डर साइज था, यहां पर क्या बोलेंगे? लॉट साइज है। क्या बोलेंगे? लॉट साइज। अच्छा, जब जब आप इन्वेस्टमेंट्स को सेल करोगे, जब जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, मतलब जो आपने अभी किसी इन्वेस्टमेंट्स में रखे हुए हैं, आपने कहा ठीक है हम एक बारी में 1 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। 1 लाख रुपए विड्रॉ करने का मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट करके विड्रॉ कर लोगे। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, मतलब जब जब आप ये ट्रांजैक्शन करोगे इन्वेस्टमेंट को बेचने की और कैश अरेंज करने की, तो आपकी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। या कभी आपने कभी किसी का डीमैट अकाउंट देखा हो, किसी को शेयर खरीदते बेचते देखा हो, या म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते देखा हो, तो उस पर हमारा क्या लग जाता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर एग्जांपल लग जाता है, मान लो एसटीटी लग जाता है, जीएसटी वगैरह लग जाता है, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाते हैं, ब्रोकरेज कमीशन, कई सारे खर्चे हो सकते हैं ना। जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं कई तरह के खर्चे हो सकते हैं हमारे।
तो ये जो खर्चे होते हैं इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब जरा ध्यान से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैंने कहा ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रिवाइज करना जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने क्या कहा था, वहां पर एक ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, यहां पर क्या होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती थी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताइए, आपने एक एक बारी में एक एक लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया, पूरे साल भर में आपकी 12 लाख रुपए की कैश की नीड है। एक बारी में अगर आप 1 लाख रुपए अरेंज कर रहे हो तो पूरे साल भर में आपको कितनी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, 12। पूरे साल भर में कितनी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, 12 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। मान लो हर एक ट्रांजैक्शन पर 100 रुपए का खर्चा लगता है, एसटीटी का, ब्रोकरेज वगैरह का, कमीशन का, मान लो हर एक ट्रांजैक्शन पर 100 रुपए का खर्चा लगता है। तो पूरे साल भर में 12 ट्रांजैक्शन अगर कर लोगे तो कितना खर्चा बैठ जाएगा, 1200 रुपए। 12 इंटू 100 कितना बैठेगा, 1200 का खर्चा बैठेगा। जैसे वहां पर अगर आप याद करो, एक रिक्शे वाला था, हमने कहा था ये रिक्शे वाला जो है फैमिली रिक्शे वाला है, 40 रुपए फिक्स है, आप जितना मर्जी ऑर्डर साइज रखो 40 रुपए फिक्स होते थे। हम यहां पर बोलेंगे कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन फिक्स है। मतलब अगर हमने कहा कि कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन 100 रुपए लगनी है, आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचोगे 100 रुपए लगेंगे, तो आप अपना लॉट साइज कुछ भी रखो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बेचोगे तब भी 100 रुपए लगेंगे, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बेचोगे तब भी 100 रुपए लगेंगे, और अगर मान लो आपने सिर्फ 5000 की भी इन्वेस्टमेंट बेची तब भी 100 रुपए ही लगने वाले हैं। जैसे वहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट था, यहां पर हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है। क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दिमाग में रखने के लिए क्या दिमाग में लेके आओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। यहां पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। जैसे हमें वहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर हमेशा दे रखा होता था, यहां पर हमें कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन हमेशा दे रखा होगा। और ये क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट रहेगा। आपका लॉट साइज जितना मर्जी हो, लॉट साइज मतलब आप एक बारी में कितना विड्रॉ करेंगे, अगर ये इसका साइज जो मर्जी हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, या सिर्फ 100 रुपए ही हो, जितना आपका लॉट साइज अगर डिफाइंड है उसका कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन सेम रहने वाला है। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे निकलेंगी, जैसे वहां पर क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहले बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते थे, सिर्फ हम एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करते थे। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी एनुअल रिक्वायरमेंट ये है, पर यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी है, कैश की। तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, लॉट साइज। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लॉट साइज। जैसे मैंने कहा, हमारा पूरे साल भर की मान लो कैश की रिक्वायरमेंट 12 लाख रुपए की है, 12 लाख रुपए की है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एक बारी में कितना विड्रॉ कर रहे हो, मान लो एक बारी में 1 लाख विड्रॉ करता हूं, तो 12 लाख को 1 लाख से डिवाइड करके 12 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, पूरे साल भर में 12 ट्रांजैक्शन होगी। मान लो हम एक बारी में 50,000 ही विड्रॉ करते हैं, तो 12 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दोगे तो 24 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। हम एक बारी में 2 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं तो 6 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा, मान लो मैं 1 लाख एक बारी में विड्रॉ करूंगा तो 12 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, 2 लाख करेंगे तो 6। मान लो एक बारी में 6 लाख ही निकाल लाते हैं, याद है आटा मंगवा रहे थे एक बारी में 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, मान लो एक बारी में 6 लाख निकाल लेते हैं पैसा हम, तो पूरे साल भर में 2 ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाते जाओगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिरती जाएगी, क्योंकि कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन तो कांस्टेंट है, जैसे वहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट था। जैसे वहां पर हम कह रहे थे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरती जाएगी, यहां पर क्या बोलेंगे, जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाते जाओगे, यहां पे ऑर्डर साइज ना बोल के लॉट साइज बोलते हैं, जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिरती जाएगी। इसका मतलब लॉट साइज में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉट साइज में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और फिर एक बात, ये बात हमने वहां भी लिखी थी, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन साइज। मेरे ख्याल से पहली कॉस्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बिल्कुल कह सकते हो कॉपी पेस्ट है किसका, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट से ही कहीं ना कहीं ये सब कुछ बातें डेराइव हो रखी है, सारी बातें वही सेम रिपीट है, बस यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना है, यहां पर कैश के रिगार्ड रिस्पेक्ट में सोचना है। सर वहां पे तो आपने परचेज कॉस्ट भी डिस्कस किया था, यहां नहीं किया। अरे कैश को परचेज थोड़ी करेंगे, ये कोई रॉ मटेरियल थोड़ी जो मार्केट से परचेज करके लेके आऊंगा। कैश तो हमारा अरेंज होता रहता है, हम हर साल जो बिजनेस कर रहे हैं रेवेन्यू आता होगा तो कैश हमारे बैंक में आता रहता होगा, हम सारा का सारा कैश थोड़ी बैंक में रखे रहते हैं। भाई हम अपने इन्वेस्टमेंट जो करनी होगी वो सब कर देंगे, हम तो पूरे साल भर की कैश की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करके वो कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे। तो क्योंकि हम कैश को परचेज नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, तो परचेज कॉस्ट यहां पर नहीं होगी, यहां पर सिर्फ क्या होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब दूसरी कौन सी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट। वहां पर भी कैरिंग कॉस्ट थी
वहां फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्टॉक हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पर क्या होगा, एवरेज स्टॉक हेल्ड नहीं, एवरेज कैश बैलेंस। यहां पर क्या होगा, एवरेज कैश बैलेंस। अब आपने 1 लाख रुपए मान लो एक बारी में विड्रॉ कर लिया, ये क्या है, लॉट साइज। अब ये 1 लाख रुपए धीरे धीरे खर्च करते जाओगे आप, सोचो ये 1 लाख रुपए धीरे धीरे खर्च करते जाओगे, और जैसे ये 1 लाख जीरो हो जाएगा आप फिर से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, फिर आप 1 लाख पूरा खर्च करोगे, फिर जीरो हो जाएगा, फिर करोगे। तो ओपनिंग हमेशा क्या होगा, लॉट साइज 1 लाख, और क्लोजिंग हमेशा क्या होगा, जीरो। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 अगर करेंगे तो क्या आता है, एवरेज लॉट साइज। तो आप जैसे वहां पर एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉपर उसका लॉजिक बताया था, ऑर्डर साइज बाय 2, यहां पर भी एवरेज कैश बैलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉट साइज बाय 2। सब कुछ सेम है, लॉट साइज बाय 2। और कैरिंग कॉस्ट वहां पे क्या था, पर यूनिट पर एनम, यहां पे क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। भाई मान लो मैं अगर अपने पास 1 लाख रुपए का कैश रखता हूं, तो इसका मतलब इस 1 लाख रुपए पर मैं कुछ कमा थोड़ी रहूंगा। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके 1 लाख रुपए को कैश में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब मैं इस 1 लाख में कुछ नहीं कमा रहा हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं कि हाथ में कैश रखें, अपने करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। और अगर मेरे करंट अकाउंट में है, आपको पता है करंट अकाउंट में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, तो मेरे अगर करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो तो आइडल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो आप जरा सोचिए, मान लो मेरे बैंक में हमेशा 50,000 का कैश बैलेंस रहता है जो कि आइडल है, या फिर मेरे हाथ में हमेशा 50,000 का कैश रहता है। तो सोचिए ये 50,000 का जो कैश आपके हाथ में है, ये आपको रिटर्न कमा के नहीं दे रहा, मतलब इसको अपने हाथ में रखने की एक कॉस्ट है। तो 1 रुपए को अगर मैं अपने पास 1 साल तक रखता हूं तो कितना कैरिंग कॉस्ट होता है, वो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी बात। पर है सारा वही रेशनल, वहां पर एवरेज स्टॉक हेल्ड था, यहां पर एवरेज कैश बैलेंस है। या वो अगर वहां पे जैसे हम अगर अपने पास स्टॉक रखेंगे, तो अगर स्टॉक रखेंगे तो उसको कैरी करने का एक खर्चा है। ऐसे ही अगर हम अपने पास कैश रखेंगे तो अपने पास कैश रखने का भी तो एक खर्चा है ना। मैं अगर अपने पास सिर्फ कैश रखूंगा, कैश मेंटेन करके चलूंगा, तो ये वो रिटर्न जो कमा सकते थे वो नहीं कमा के देंगे, उसको कैरी करने का खर्चा है। अब जरा सोचिए, मैं अगर एक बारी में 1 लाख रुपए विड्रॉ करता हूं मान लो, तो मेरा एवरेज कैश बैलेंस 50,000 का हो जाएगा। तो 50,000 पर मान लो मैं अगर 10% कमा सकता होता, तो मेरे को वो मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो 5,000 का नुकसान हो रहा है नहीं। ऐसे मान लो मैं अगर अपना लॉट साइज 2 लाख कर दूं, तो एवरेज कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख बाई 2, तो 1 लाख का फिर क्या हो जाएगा, 10% करूं तो कितना आएगा, 10,000 रुपए का मेरा नुकसान हो रहा है। अगर मैं एक बार में 6 लाख विड्रॉ कर लेता हूं, तो 6 लाख बाई 2 करके क्या आ जाएगा, एवरेज कैश बैलेंस 3 लाख रुपए, और 3 लाख का 10% मेरा नुकसान हो रहा है मान लो, तो मेरा 30,000 का नुकसान है, कैरिंग कॉस्ट 30,000 हो जाएगी। अगर मैं पूरा का पूरा 12 लाख ही अपने पास पहले से ही कैश में रख लेता हूं, तो एवरेज कैश बैलेंस विल बी 6 लाख रुपीज, 6 लाख का 10%, 60,000 का नुकसान हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम अगर लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सेम, बिल्कुल सेम लॉजिक है। वहां पे क्या था, ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था, यहां पर ऑर्डर साइज, लॉट साइज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। वहां पर क्या था, ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप था, यहां पर लॉट साइज और कैरिंग कॉस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर हमने देखा कि भाई हमें बीच का रास्ता देखना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कर सकते कि एक बारी में 1,000 रुपए करके विड्रॉ करें, क्योंकि एक बारी में 1,000 रुपए करके विड्रॉ करेंगे, 12 लाख रुपए मुझे विड्रॉ करने हैं। तो सोचो 12 लाख को मैं अगर 1,000 से डिवाइड कर देता हूं तो 1200 ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, और हर एक ट्रांजेक्शन पे 100 रुपए का तो मेरा खर्चा बैठ जाता है। ये लो 1,20,000 का मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कर सकता कि लॉट साइज बहुत छोटा रखूं, मैं ये भी नहीं कर सकता कि पूरा का पूरा 12 लाख एक ही बार में विड्रॉ कर लेते, क्योंकि पूरा का पूरा 12 लाख अगर एक बार में विड्रॉ कर लेंगे तो वो 12 लाख जो मेरे पास कैश में रखे हुए हैं, इस पे मेरे को इंटरेस्ट का नुकसान, मतलब उसको कैरी करने का खर्चा बैठेगा। एक अपने पास कैरी करूंगा तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट बचाऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बचाऊंगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने कहा एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो बीच का रास्ता वहां पर क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। यहां पर वो बीच का रास्ता क्या है, इकोनॉमिक लॉट साइज। क्या है, इकोनॉमिक लॉट साइज। इकोनॉमिक लॉट साइज कह लो, ऑप्टिमम लॉट साइज कह लो, ऑप्टिमम कैश जो भी हमारा जो विड्रॉ करना है उसे कह लो। तो ये जो है अब हमें यहां पर कंप्यूट करना सीखना है, और ये भी आप देखोगे बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट है, सब कुछ सेम है। वहां पर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई सी।
where A is annual cash requirement, T is cost per transaction, and C is carrying cost per rupee per annum, carrying cost per rupee per annum. और इसकी मदद से फिर आप इकोनॉमिक लॉट साइज निकाल लेंगे। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा बात जो दिमाग में रखनी है, इस पर कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, आता भी है, और वो ये कि ये जो इकोनॉमिक लॉट साइज है जिसने दिया है उसका नाम आपको याद रखना है, विलियम जे बॉमल, या फिर इसे सिंपली बॉमल्स मॉडल भी बोल देते हैं, बॉमल्स मॉडल बोल देते हैं, विलियम जे बॉमल बोलो या फिर बॉमल्स मॉडल। इस नाम पर एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ये नाम आपको एक्स्ट्रा और याद रखना है। क्या नाम याद रखोगे? विलियम जे बॉमल, और अगर पूरा नाम नहीं भी याद हो एटलीस्ट बॉमल्स मॉडल। बॉमल ज्यादा फेमस नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, विलियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये बॉमल, बॉमल्स मॉडल में बॉमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है प्लीज आपने, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको कहानी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। मैं तभी बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने इस टॉपिक को करने से पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रिवाइज नहीं किया है तो पहले वो रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसका रेगुलर भी हमने बैच का डाल रखा है, और रिवीजन लेक्चर तो हमने डाला ही हुआ है, दोनों ही डले हुए हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। और कर रखा है तो फिर तो आपको सारी बात जो मैंने बोली है समझ में आई होगी। तो आइए जरा एक बार हम ये सारा रीड कर लेंगे एक बार जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? The funds of the company may be kept in marketable securities. हम फंड्स जो कंपनी के होते हैं वो कहां पे इन्वेस्ट करके रखेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो हम शॉर्ट नोटिस पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हमें बहुत ज्यादा वैल्यू का नुकसान ना हो, शॉर्ट नोटिस पर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब भी ऑफ कोर्स हम कैश में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? एज पर दी रिक्वायरमेंट। हम अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपके मान लो पूरे घर में, मान लो पूरे साल भर में आपको से 6 लाख रुपए का कैश चाहिए होता है पूरे साल भर में, सारे खर्चों का, महीने का 50,000 चाहिए होता है। अब आप एक बारी में कितना निकालोगे ये आपकी कन्वीनियंस पे मैटर करता है ना। आप एक बारी में 20,000 भी निकाल सकते हो, 50,000 भी निकाल सकते हो, एक बारी में कोई और फिगर जो आपको ठीक लगे। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट दीज सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश एज पर द रिक्वायरमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड। कौन कौन सी? एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्यों? क्योंकि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? कैश में। और दूसरी कौन सी? हमारी कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हमने फॉर्मूला भी देख ही लिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट इनटू कैश। और शॉर्ट टर्म जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये बेसिकली क्या होगी? ये ब्रोकरेज हो सकती है, कमीशन हो सकती है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, नहीं? और इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा ही। और उसके बाद ठीक कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। और कैरिंग कॉस्ट होती क्या है? कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश इज द इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्योंकि हम वो पैसा निकालकर अपने हाथ में रख रहे हैं, तो अगर हमारे हाथ में होगा तो जो उस पर रिटर्न मिल सकता था वो हमें अब नहीं मिलेगा, वही उसकी कॉस्ट है, ठीक है? तो ये सब देखा हमने। उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक लॉट साइज का फॉर्मूला जो कि बिल्कुल वहीं से कॉपीड है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। ए यहां पर क्या है? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। टी यहां पर क्या है? कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। और सी यहां पर वही कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम होता है। उसके अलावा आपको जो दिमाग में रखना है वो ये कि कैश, ये जो इकोनॉमिक लॉट साइज है ये किसने दिया है? बॉमल, विलियम जे बॉमल या फिर बॉमल्स मॉडल। बॉमल भी याद रखेंगे तो आपको एमसीक्यू जो है वो आपसे हो जाएगा, बिकॉज यही इसी नाम पर मेनली ज्यादा एमसीक्यू आया हुआ है। तो फिर आइए जरा इसके हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन सब कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज ₹25 लाख। हमें यहां पर एनुअल कैश रिक्वायरमेंट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब यहां पर ये बताया हुआ है कि जो हमारी कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक और नाम क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करेंगे कैश में तो उस पर कितना खर्चा बैठ रहा है हमारा? 2500 रुपए का। द कंपनी कैन अर्न 5% एनुअल यील्ड ऑन इट्स सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा कैरिंग कॉस्ट है। मतलब अगर आप अपने पास कैश रखेंगे तो वो कैश पर आप कहीं ना कहीं 5% का जो रिटर्न कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे। नहीं, ऐसी बात हुई। हमसे यहां पर क्या पूछा है? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक लॉट साइज अकॉर्डिंग टू दी बॉमल मॉडल। बॉमल मॉडल मैंने कहा ये बॉमल नाम आपको याद भी रखना है। चलिए इकोनॉमिक लॉट साइज का पहले मुझे आप फॉर्मूला बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई सी।
चलिए ए क्या है हमारा यहां पर, सर ए है 25 लाख। टी क्या है, टी मतलब कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कितना है हमारा 2500 रुपए। और सी क्या है, ध्यान रखिएगा सी यहां पर 5% है। पहले अपने दिमाग में ये लेके आओ, 5 सी जो बेसिकली अगर मैं बताऊं फुल फॉर्म क्या है उसका, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। फिर से सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम, मतलब हम अगर अपने पास 1 रुपया रखते हैं 1 साल के लिए तो उस पर हमारी कितना खर्चा बैठता है। अगर मैं 1 रुपया को, ध्यान रखें 100 रुपए नहीं 1000 रुपए नहीं, 1 रुपए को अगर मैं अपने पास 1 साल रखता हूं कैश के फॉर्म में, तो मैं उस पर 5 पैसे का नुकसान कर रहा हूं। नहीं, 1 रुपए पर तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 पैसे का मिलेगा ना, 100 रुपए पर 5 रुपए का मिलेगा। मतलब आप ये समझिए 5% को आपको ऐसे लिखना है, जैसे ही आप 5/100 कर दोगे तो ये 0.05 क्या आ जाएगा, ये 1 रुपए को अपने पास 1 साल रखने का खर्चा है। 5 मत लिख देना यहां पर, 5 अगर आप यहां पे सिंपली 5 लिख दोगे तो 5 पता है क्या है, अगर आप अपने पास 100 रुपए रखते हो, 100 रुपए रखने का 1 साल का खर्चा 5 रुपए है, 100 रुपए की बात नहीं हो रही। जैसे वहां पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम था, यहां पर कैरिंग कॉस्ट पर रुपी है, पर रुपी 1 रुपए को अगर मैं अपने पास 1 साल तक होल्ड करके रखूंगा तो उस पर मेरा कितना खर्चा बैठेगा, 1 रुपए पर 5 पैसे का खर्चा बैठेगा। तो मुझे बेसिकली आपको जो भी परसेंटेज दे रखा हो ना, तो आप उसको 100 से डिवाइड करके ही कीजिएगा, मतलब 5/500। मान लो यहां पर 8% होता तो मैं 0.08 लिख देता, 6% होता तो 0.06 लिख देता, यहां पर 5% तो क्या लिखा 0.05। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। टू इंटू 25 लैक्स इंटू 2500 डिवाइड बाय 0.05। ठीक है, चलिए करके बताइए। $5 आ रहा है मेरे ख्याल से, 5 लाख के ऑप्शन में है, सी इज द आंसर। अच्छा, इस 5 लाख का क्या मतलब है, सर इस 5 लाख का मतलब यह है कि हम जब जब पैसा विड्रॉ करेंगे एक बारी में 5 लाख रुपए की हम इन्वेस्टमेंट्स बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जब जब हम कन्वर्जन करेंगे ऐसा, तो हमारा कितना खर्चा बैठता है एक कन्वर्जन का, 2500 रुपए। ये ट्रांजेक्शन, ये क्या है, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। हम जब जब ये 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारा 2500 रुपए का खर्चा बैठता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये वो लॉट साइज है जो ऑप्टिमल है। अगर आप मान लीजिए 5 लाख से ऊपर विड्रॉ करेंगे या 5 लाख से कम विड्रॉ करेंगे, आपकी जो टोटल आएगा, जो सम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग कॉस्ट आएगा वो बढ़ जाएगा। जैसे वहां पर सम ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम कहां पर था, ईओक्यू पर, तो यहां पर भी वही सेम बात मान के चलिए, सम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम एट इकोनॉमिक लॉट साइज। और इकोनॉमिक लॉट साइज वो लॉट साइज होगा जहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएगी। मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए करके दिखाता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये देखो, मैं सपोज आपसे पूछूं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है, बताइए बताइए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है। सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। बताइए आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में कितनी बनेगी। सर एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपए की, और हम एक बारी में 5-5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 5 बनेगी। तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कितना दे रखा था, 2500 रुपए। तो 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। सर ये आ रहा है 12,500। ठीक है, चलिए अब मुझे कैरिंग कॉस्ट बताइए। सर कैरिंग कॉस्ट आता है एवरेज कैश बैलेंस, कैरिंग कॉस्ट
पर रुपी पर एनम एवरेज कैश बैलेंस कैसे आता है? बताइए जी। सर वहां पे ऑर्डर साइज बाय 2 था, तो यहां पर क्या होगा? लॉट साइज बाय 2। व्हाट इज लॉट साइज? 5 लाख। 5 लाख को 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 2.5 लाख, जो कि एवरेज कैश बैलेंस है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। तो 1 रुपए को 1 साल कैरी करने का कितना खर्चा है? 0.05। तो आप 2.5 लाख को 0.05 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। 12,500 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो, वही सेम आएगा, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। और आप देख सकते हो ये और ये दोनों बराबर हैं। और ये दोनों क्यों बराबर आए हैं? क्योंकि सर ये इकोनॉमिक लॉट साइज पे कैलकुलेशन किया है। इकोनॉमिक लॉट साइज यहां पर क्या है? 5 लाख। अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमिक लॉट साइज को बढ़ा दूं, मान लो मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को ना सेल करके 6 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर सेल करना शुरू कर देता हूं, या 7 लाख या 8 लाख कुछ भी, तो हमारा सम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अभी हमारा सम कितना है सर? 12,500 प्लस 12,500, सम कितना है? 25,000। तो हमारा जो सम है 100% श्योर बढ़ जाएगा अगर हम इस इकोनॉमिक लॉट साइज से डेविएट करके किसी और लॉट साइज का विड्रॉल करते हैं, चाहे ज्यादा या कम। अगर आप 5 लाख से ज्यादा विड्रॉ करेंगे तब भी आपका और ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट का सम बढ़ जाएगा। और अगर आप कम भी विड्रॉ करते हैं, मान लो आपने कहा कि हम एक बारी में 3 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, तब भी आपका ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट का सम बढ़ जाएगा। और ये बिल्कुल सेम ही तो कंक्लूजन्स हैं जैसे हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी कंसिडर किए थे और देखे थे वहां पर। ठीक है, तो यहां पर भी आपको वही 2 बातें याद रखनी है इकोनॉमिक लॉट साइज के लिए। सम ऑफ ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा, और ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट जो है वो बराबर भी होगा अगर हम इकोनॉमिक लॉट साइज की बात करें। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा प्लीज। ABC Limited has estimated use of 24 lakhs of cash during the next budgeted year। मतलब कह रहा है अगले साल जो हमें कैश यूज करना है वो 24 लाख रुपए का यूज करना है। इसका मतलब हमें एनुअल कैश रिक्वायरमेंट दे रखा है। It intends to hold cash in a commercial bank which pay interest at the rate of 10% per annum। कह रहा अगर हम ये कैश को बैंक के पास रखते हैं तो हमें कितने का रिटर्न मिलने वाला है? 10% पर एनम। इसका मतलब अगर हम ये विड्रॉ करके अपने हाथ में रखेंगे तो हमारा ये 10% का नुकसान हो जाएगा। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? ध्यान रखें, हमें 1 रुपए का कॉस्ट चाहिए। अगर मैं 10 रुपए लिख दूंगा तो वो तो 100 रुपए का कॉस्ट हुआ ना, 1 रुपए के लिए तो 10 पैसा ही हुआ, तो 0.10। 1 रुपए को अगर हम अपने पास 1 साल तक रखते हैं तो हमारा 10 पैसे का नुकसान हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट लग जाती है। और कह रहा है फॉर ईच विड्रॉल द कंपनी कैन इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹150। इसका मतलब हमें कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन दे रखा है 150 रुपए का। और फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमल साइज फॉर ईच विड्रॉल। वो ऑप्टिमल साइज बोले या इकोनॉमिक लॉट साइज बोले, बात एक ही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, नाम चाहे कुछ भी आप दे दीजिए। तो अब हम इसको इकोनॉमिक लॉट साइज के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए कितना है? 24 लाख, इंटू टी वो 150 है, डिवाइड बाय 0.10। चलिए मुझे अब करके बता दीजिए कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके बताइए। सर ये आ रहा है 84,853। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। कहता है कैश मैनेजमेंट मॉडल हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, मतलब हैज बीन डेवलप्ड बाय, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। और आपको क्या याद रखना था? मैंने कहा था बॉमल मॉडल। पूरा नाम क्या है? विलियम जे बॉमल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जून 2021 का क्वेश्चन है और कहता है अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, पूरा नाम दिया हुआ है इसने, with respect to cash management optimum cash level is that level of cash where, पहले आप ही बता दीजिए वहां पे क्या होता है?
कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या कैरिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट एक ही बात है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं, जहां पर इन दोनों का सम क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। कह रहा है कैरिंग कॉस्ट मैक्सिमम होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम होती है। बकवास बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी ही है। हाँ, इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसने सम वर्ड यूज नहीं किया, पर अगर आप बाकी ऑप्शंस देखोगे तो वो आपको बेसिकली बी पार्ट में सम की ही बात कर रहा है। जैसे आप देखो सी में क्या लिखा है, कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मैक्सिमम, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मैक्सिमम, नहीं ये भी नहीं है। दोनों मिला के क्या होता है, मिनिमम होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और आपसे ये हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑन अ फर्म्स ट्रेजरी पोजीशन। यहां पर ट्रेजरी का मतलब बेसिकली कैश से वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना ये चार जो यहां पर आइटम्स दे रखी है, इसमें से एक ऐसी आइटम है जो कैश पर इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो यहां बेसिकली वो ट्रेजरी का मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में कैश से है, इस क्वेश्चन में कैश से है। चलिए, वैसे ट्रेजरी को लेकर बड़ी सारी और बातें की जा सकती हैं, पर यहां पे फिलहाल कैश से इसका रिस्पेक्ट में कैश का यहां पर मतलब है। अब मुझे बताइए डिविडेंड पेमेंट से क्या कैश इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा। सर डिविडेंड पेमेंट से बिल्कुल हमारा कैश कम हो जाएगा, बिल्कुल कैश इंपैक्ट होगा। अच्छा, टैक्स की पेमेंट से क्या हमारा कैश इंपैक्ट होगा। सर ऑफ कोर्स टैक्स भी हमें पैसों में ही देना पड़ता है, हमारा कैश इंपैक्ट होगा। फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तब भी हमारा कैश इंपैक्ट होगा, मतलब हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पहले तीन आइटम आप देख रहे हैं, कैश हमारा रिड्यूस होगा ऑफ कोर्स। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी कैश पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और डी, इशूइंग बोनस शेयर्स, ये तो आप जानते ही हैं हमने बोनस इशू जो है, हालांकि रिवीजन तो शायद नहीं करवाया मैंने बोनस इशू का, लेकिन बोनस इशू जो है ना मैंने डिटेल डाला हुआ है यूट्यूब पर, और वो डाला हुआ है लेकिन न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बोनस शेयर्स जो है टॉपिक करना है और आपके पास अगर वक्त है तो हमने न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डाल रखा है, और वो रेगुलर बैच का टॉपिक है, 3 क्लासेस डली हुई हैं उसकी। और वहां हमने बहुत डिटेल में बात करी कि बोनस इशू एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता। आपने भी अगर बोनस इशू पढ़ रखा है तो आपको पता होगा बोनस शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है। हम रिजर्व्स को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, रिजर्व्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहीं पर भी कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, एक सिंपली ट्रांसफर एंट्री है जहां पर हम रिजर्व से पैसा निकालकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसमें कोई भी पैसा बाहर नहीं जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 ना एक रिपीट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा ही। ये क्वेश्चन जून 2021 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए वही सेम क्वेश्चन है जो कि जून 2022 में आया। अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल विद रिस्पेक्ट टू कैश मैनेजमेंट, ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। ये हमने अभी अभी किया ही, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए एक बात तो आप प्लीज ये मान के चलिए, क्योंकि ना अब ओल्ड सिलेबस के काफी सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, अब तो आपको पता ही है, अब तो ओल्ड सिलेबस खत्म होने के कगार पे है। तो चांसेस है कि पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के जो पास्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन एमसीक्यूज हैं वो बहुत सारे शायद आपके एग्जाम में आपको दिखें। तो पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन एमसीक्यूज आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो सीएमए हो या एफएसएम हो। और जितने टॉपिक्स का मैंने रिवीजन करवा रखा है, मैंने तो सब में ही आपको पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवाए हैं, डेलिबरेटली करवाए हैं, बिकॉज इनमें से बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये अपनी हिट लिस्ट पे रखिएगा प्लीज आप। आगे के जो एमसीक्यूज है ना वो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन पर बेस्ड है, और ये इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। मतलब जो हम अपने पास कैश होल्ड करके रखना चाहते हैं उसके पीछे हमारे क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कैश होल्ड करके रखना चाहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव तो यही है ना कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्कुल एफिशिएंटली और स्मूथली करते रहें। और हम स्मूथली बिजनेस कब करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे जो जो खर्चे ड्यू हो हम उनको टाइम पे करते रहें। हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी ड्यू हो रही है, पे करना पड़ेगा। हमारा लैंडलॉर्ड का रेंट ड्यू हो रहा है, पे करना पड़ेगा। हमारा रॉ मटेरियल का सप्लायर आ रहा है, कह रहा भाई हमारी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि जो हमारे डे टू डे कैश नीड है वो हम पूरी तरीके से अगर टाइमली पे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैश होल्ड करना पड़ेगा ना। ये जो हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश को रखते हैं ना, ये हमारा बेसिकली एक ट्रांजैक्शनल मोटिव है कि जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए कैश चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि रेवेन्यू नेचर के खर्चे, मतलब रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। हमें हो सकता है फिक्स एसेट खरीदना हो,
वो भी हमारा एक बिजनेस का ही तो एक एस्पेक्ट है, हमारे वो भी तो एक ट्रांजैक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे ऑफिस में एसी खराब हो गया, तो एसी को रिप्लेस करना है, पुराना एसी बेच के नया एसी खरीदना है, तो फिक्स एसेट को खरीदना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, मतलब हमें हो सकता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग का कोई खर्चा करना हो, उसके लिए भी कैश चाहिए। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी बिजनेस नीड्स के लिए जो हमें कैश चाहिए होता है, वो मोटिव को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव, कि जो हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए जो कैश चाहिए, उस मोटिव को, उस ऑब्जेक्टिव को हम ट्रांजैक्शनल मोटिव बोल देते हैं। और ये हमारा, आप देख ही रहे हैं, एसेंशियल मोटिव है, बेयर मिनिमम, ये तो चाहिए चाहिए, इसके लिए तो कैश चाहिए चाहिए, ये नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, ये सबसे एसेंशियल मोटिव है। अभी आप बाकी दो देखेंगे, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा जरूरी ये ट्रांजैक्शनल मोटिव है। ठीक, उसके बाद आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। देखिए स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव जो ये वर्ड है ये आया स्पेक्युलेशन से, और स्पेक्युलेशन वर्ड का ज्यादा यूज ना जनरली स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी का शेयर प्राइस ना बहुत नीचे आ गया है, और मुझे लगता है कि कुछ वक्त में ये वापस ऊपर भी चले जाएगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि आज सस्ता खरीद के कुछ टाइम के बाद महंगा बेच देने का। मतलब आज मैंने एक शेयर सस्ते में खरीद लिया, और इंटेंशन ये है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम रख के, जैसे ही इसका प्राइस वापस ऊपर चले जाएगा तो बेच के इस कम समय में मैं एक ठीक ठाक रिटर्न कमा लूंगा, ठीक ठाक मुनाफा कमा लूंगा। और इस गेन को जनरली हम स्पेक्युलेटिव गेन बोल देते हैं। स्पेक्युलेशन का ही ठीक विपरीत होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा स्पेक्युलेशन के पर्पज से नहीं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह रखूंगा अपने पास अच्छे खासे सालों के लिए, और जब ये कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़ जाएगा और आगे कभी लगेगा तो बेच देंगे। लेकिन मेरा मकसद स्पेक्युलेटिव गेन कमाने का नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो कॉर्पोरेट्स की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो ये कंपनियां जो है अक्सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मर्जर एक्विजिशंस का रूट अपनाती है। मान लो मैंने कोई कंपनी खरीद ली और उसको अपना सब्सिडरी बना लिया। किसी कंपनी का आपको पता है 50% से ऊपर स्टेक खरीदते ही हम उस कंपनी की होल्डिंग बन जाते हैं और वो मेरी सब्सिडरी बन जाता है। अगर मैंने किसी कंपनी का 50% से ऊपर का स्टेक ले लिया है, वहां मेरा मकसद ना उस कंपनी के शेयर को शॉर्ट टर्म में बेचने का नहीं है, मैंने उसको अपना सब्सिडरी बनाया ही इसलिए है क्योंकि मैं एक्चुअली मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है स्पेक्युलेटिव नेचर की नहीं है। तो ऐसी कंपनियां जिनके पास बड़ा सरप्लस कैश रखा है और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट किसी रीजन से, जैसे पीछे आपने देखा होगा वो जो इजराइल का जब वॉर वगैरह जब हुआ था उनके साथ, या फिर पीछे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, या कोविड के दौरान मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरी, और हमें लगता है कि ये गिरावट जो है टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद वापस बढ़ जाएगी मार्केट। तो उस पर्टिकुलर गिरावट जो अभी तेजी से गिरावट आई है, वो मुझे पता है वापस से जब वापस रैली आएगी तो वापस से वो शेयर प्राइस ऊपर चले जाएगा। तो वो सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने का जो मेरा इंटेंशन है शॉर्ट टर्म में, या उस छोटे से समय में मैं अच्छा खासा रिटर्न जो कमाना चाहता हूं, वो मेरा बेसिकली स्पेक्युलेटिव मोटिव है। और कभी कभार मैं कैश इसलिए भी होल्ड करके रखता हूं कि मेरे ऐसे स्पेक्युलेटिव मोटिव हैं, जहां जहां मुझे मौका लगेगा मेरे को लगता है कि मुझे एक छोटे से समय में रिटर्न कमा लेना चाहिए। तो ये भी एक दूसरा मोटिव है। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव कौन सा होगा? हमारा ट्रांजैक्शनल मोटिव, क्योंकि वो हमारे बिजनेस नीड्स को पूरा करेगा, पहले वाला, ठीक है ना। और तीसरा है कंटिजेंसी मोटिव। ये हमने सिंपली अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए रखा हुआ है कैश। जैसे पीछे हमने देखा कोविड के दौरान कितने बिजनेसेस बंद हो गए, और कौन से बिजनेसेस बंद हुए जिनके पास कैश की कमी थी, जो अपने क्योंकि आपको पता ही ये खर्चे तो चालू रहेंगे भाई, रेवेन्यू आना बंद हो गया, लॉकडाउन लग गई थी कोविड के दौरान, रेवेन्यू आने बंद हो गए, लेकिन खर्चे चालू हैं। अब खर्चे चालू हैं तो भी जिनके पास कैश की कमी है वो कंपनियां अल्टीमेटली क्या करेंगी? अपने फिर फिक्स एसेट बेचना शुरू कर देंगे, और एट लास्ट क्या होगा? बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। और कई बिजनेसेस बंद हुए भी। लेकिन कौन सी कंपनियां सरवाइव कर पाई? ऐसी सारी कंपनियां जो कैश रिच कंपनीज थी। मतलब उस अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए हमारे पास कैश तो होना ही चाहिए ना। ऐसे ही कभी कभार वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं। अब वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, अब हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही। प्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे सेल कैसी होगी? क्योंकि सेल करने के लिए प्रोडक्शन करना जरूरी है। तो जब तक वर्कर स्ट्राइक पे रहेंगे तब तक हमारे खर्चे कैसे पूरे हो? उसके लिए हमें कैश चाहिए हो सकता है। तो कंटिजेंसी को मीट करने के लिए अगर हम कैश रखते हैं, या किसी कंटिजेंसी का क्या मतलब है? कोई अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए अगर हम कोई कैश रखते हैं तो उसको हम कंटिजेंसी मोटिव बोलते हैं। अच्छा ना, आप ये एक बात और लिख भी लीजिएगा कि जो ये कंटिजेंसी मोटिव है ना, इसको एक्चुअली प्रिकॉशनरी मोटिव भी बोलते हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिकॉशनरी मोटिव। अच्छा, प्रिकॉशनरी मोटिव क्यों बोलते होंगे? बिकॉज हम एज अ प्रिकॉशन कि आगे जाके कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आ जाए कि हमें हमारे बिजनेस पे कोई आंच आए, इसलिए हम उसके लिए कैश होल्ड करके रखते हैं। तो इसलिए कंटिजेंसी मोटिव का एक और नाम कौन सा है? प्रिकॉशनरी मोटिव। तो चलिए आइए अब हम इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, ध्यान रखें, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, भाई रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कैश जो हमें चाहिए होगा, ऑफ कोर्स ये हमारा एसेंशियल मोटिव है, बिजनेस का मोटिव है, और बिजनेस के सारे मोटिव्स को ही हम ट्रांजैक्शनल मोटिव में क्लासिफाई करते हैं। तो बिल्कुल ये एक ट्रांजैक्शनल मोटिव है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ऑफ कोर्स ये भी एक ट्रांजैक्शनल मोटिव है। फिक्स एसेट को खरीदना, ये भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड ये एक कैश की नीड है, ये भी ट्रांजैक्शनल मोटिव है। तो इन तीनों में से ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो ट्रांजैक्शनल मोटिव ना हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे? नन ऑफ द अबव। सारे ही यहां पर जो एग्जांपल दे रखे हैं वो ट्रांजैक्शनल मोटिव के हैं। उसके बाद दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ कंपनी वुड लाइक टू हैव लिक्विड रिसोर्सेज, मतलब कह रहा है कंपनी अपने पास कैश रखना चाहेगी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। बेसिकली इसने आपको दो मोटिव बता दिए। ये कौन सा? ट्रांजैक्शनल मोटिव। ये प्रिकॉशनरी मोटिव का क्या मतलब है? ये कंटिजेंसी मोटिव की बात ही हो रही है। एंड फॉर, तीसरा आपसे पूछ रहा है, तीसरा कौन सा होता है? स्पेक्युलेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्पेक्युलेटिव मोटिव। पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांजैक्शन मोटिव। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू गेट रिटर्न्स। हमने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए हैं इस इंटेंशन से कि जब ये आगे बढ़ जाएगी तो बेच देंगे। ऐसा इंटेंशन जो हमारा होता है रिटर्न कमाने का, उसको हम स्पेक्युलेटिव मोटिव बोलते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी। और हमेशा की तरह मेरा ये डिस्क्लेमर आपको देना जरूरी है कि अभी इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन जिस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, फ्यूचर में आ सकता है। प्लीज जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं जरूर उन नोट्स को देखिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बाकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको कैश मैनेजमेंट के सारे एग्जाम के एमसीक्यूज करवा दिए हैं। तो फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।